रघु एक सर्कस कलाकार था। गांव-गांव जाकर सर्कस दिखाया करता था। उसकी बीवी रंजना और 10 साल का लड़का भीमू भी उसके साथ सर्कस करते थे और अपनी गुजर बसर करते थे। एक शाम सर्कस खत्म करके रघु की फैमिली सामान पीठ पर लाद कर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ी। अब्बू, हम कहाँ जा रहे हैं? मालूम नहीं बेटा, बस चलते रहो। सामने जो गांव आएगा हफ्ता भर वहीं डेरा जमाएंगे, वहीं कमाएंगे और वहीं खाएंगे। चलते चलते काफी रातें गुजर गईं, लेकिन कोई गांव नहीं आया। तीनों जंगल से होकर थके हारे एक नदी के किनारे पहुंच गए। ए जी, ये नदी तो हमारा रास्ता रोक रही है। रुको, यहाँ पर जरूर कोई कश्ती होगी जो हमें नदी पार ले जाएगी। ऐसा कहकर रघु ने कश्ती की काफी तलाश की, पर उसे एक कश्ती भी नहीं मिली। मायूस रघु वापस आ गया। बहुत सुनसान है, ना कश्ती है ना कोई इंसान, क्या करें? जिस गांव से निकले थे उसी गांव में वापस चलते हैं। सुबह आएंगे तो कश्ती भी मिल जाएगी। नहीं, वापस लौटना बेवकूफी होगी। यही नदी किनारे डेरा जमाते हैं, खा पी कर सो जाते हैं और फिर सुबह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लकड़ियों का इंतजाम करिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। रघु लकड़ियाँ लाने निकल गया। भीमू नदी किनारे खेलने लगा और रंजना खाने की तैयारियां करने लगी। रघु सूखी लकड़ियां लेकर आया और उसने आग जलाई। रंजना ने चूल्हा तैयार किया और जलते चूल्हे पर सब्जी का बर्तन रखकर रोटी का आटा तैयार करने लगी। सब्जी तैयार होते ही रंजना ने रोटियां पकाई और तीनों खाना खाने बैठ गए। तभी नदी किनारे एक शिकारी आया। तीनों को देखकर शिकारी उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम तीनों? यहाँ डेरा जमाए क्यों बैठे हो? सर्कस वाले हैं हुजूर, रात हो गई इसीलिए यहाँ रुके हैं, सुबह चले जाएंगे। पागल मत बनो, खाना खाकर निकलो यहाँ से। कोई दिक्कत है क्या हुजूर? ये जंगली इलाका है, आधी रात में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, यहाँ तक कि शेर भी आते हैं। शेर का नाम सुनकर भीमू एकदम से कांप उठा। शिकारी तीनों को चेतावनी देकर निकल गया। ए जी, अब हम क्या करें? वापस लौटने की ताकत नहीं है और आगे बढ़ने के लिए कश्ती नहीं, जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ। ऐसा कहकर हताश रघु भीमू के साथ नदी किनारे ही सो गया। या अल्लाह, अब क्या करें? हमारी नैया पार कर दे मौला। तभी अचानक रंजना की नजर बचे हुए आटे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। आटा लेकर रंजना एक रोटी बेलने लगी। रंजना रोटी बेलती रही और बेलते बेलते उसने एक विशाल रोटी बना ली। अब इस रोटी को मैं आग में सेकती हूँ। रंजना ने विशाल रोटी उठाई और आग पर डाल दी। थोड़ी देर बाद रोटी फूलकर तैयार हो गई। आधा काम तो खत्म हुआ, अब बचा आधा काम। रंजना रोटी को कश्ती के आकार में बदलने की कोशिश करने लगी। काफी मेहनत से वो अपना काम करती रही और रंजना ने रोटी की बढ़िया सी कश्ती बना दी। कश्ती बन गई। अब तो पूरा परिवार सामान सहित नदी के उस पार पहुंच जाएगा। फिर क्या था, जोश से भरी रंजना ने रघु और भीमू को आवाज लगाई, अजी उठिए, भीमू उठ जा, चलो सामान समेटो, हमें नदी के उस पार जाना है। आवाज सुनकर रघु और भीमू जाग गए और रंजना की तरफ हैरत से देखने लगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, बिना कश्ती के नदी पार कैसे करेंगे? कौन कहता है कश्ती नहीं है? वो देखो। रंजना ने रोटी से बनी कश्ती की तरफ इशारा किया तो कश्ती देखकर रघु और भीमू हैरान हो गए। रोटी की कश्ती, ये तुमने कैसे बनाई? तभी अचानक शेर की दहाड़ गूंजी। बातें मत करो, शेर आ चुका है, कश्ती में बैठो और चलो। तीनों ने सामान समेटकर कश्ती में रखा और कश्ती को नदी के पानी में डाल दिया। कश्ती तैरने लगी। फिर तीनों कश्ती में बैठ गए और कश्ती नदी के पानी में तैरती हुई
आगे बढ़ने लगी। शुक्र है अल्लाह का, बच गए शेर से। तभी अचानक कश्ती डगमगाने लगी। रघु ने कश्ती के नीचे देखा, मछलियाँ कश्ती नोच रही थीं। शेर से तो बच गए, लेकिन मछलियों से कैसे बचेंगे? मछलियाँ नीचे से कश्ती खा रही हैं। या अल्लाह, मुझे तो इसका ख्याल भी नहीं आया। गहरा पानी है, हम तो डूब ही जाएंगे। तभी भीमू बोला, अम्मी अब्बू डरो मत, हिम्मत से काम लो। बची हुई रोटियां साथ लाए हो? उनसे क्या होगा बेटा? हम रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे और मछलियों का तवज्जो हटा देंगे। हाँ, भीमू ने ठीक फरमाया। फिर क्या था, रंजना ने फटाफट बची हुई रोटियां निकाली और तीनों रोटियों के टुकड़े नदी में फेंकने लगे। रोटियों के टुकड़े देखकर मछलियां कश्ती छोड़कर पानी में फैल गईं और टुकड़े खाने लगीं। इस तरह तीनों रोटियों के टुकड़े पानी में फेंकते रहे और तेजी से आगे बढ़ते रहे। ऐसा करते करते सुबह हो गई और तीनों रोटी की कश्ती के सहारे नदी के दूसरे किनारे खैरियत से पहुंच गए। कहानी है अजब नगर की। अजब नगर में गोपी अपनी बेगम शीला के साथ रहता था। गोपी काफी गरीब था। अपनी बेगम के साथ खदान में मजदूरी करता था। गोपी और शीला दिन भर खदान में पत्थर तोड़ने का मुश्किल काम करते थे और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाते थे। एक दिन सवेरे जब गोपी और शीला खदान जा रहे थे तो शीला गोपी से कहने लगी, आज बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, कदमों में भारीपन आ गया है। अरे कुछ नहीं, ये रात की नौकरी का असर है। गोपी और शीला खदान पहुँचे और पत्थर तोड़ने लगे। अचानक पत्थर तोड़ते तोड़ते शीला बेहोश हो गई। गोपी शीला की तरफ दौड़ा, उसे पानी पिलाकर होश में लेके आया। शीला के होश में आने के बाद ठेकेदार ने कहा, भाई गोपी, इसे अस्पताल लेकर जाओ, ये लो पैसे। ठेकेदार से पैसे लेकर गोपी सरकारी अस्पताल में आया। शीला की जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, खून की कमी की वजह से कमजोर हो गई है, इसे फौरन खून देना होगा। इस पर खर्चा तो बहुत आएगा ना? हाँ, लेकिन चढ़ाना तो पड़ेगा। और कोई दूसरा रास्ता है बाजार में? अगर खून नहीं चढ़ाना चाहते तो रोज इन्हें टमाटर का जूस पिलाओ। टमाटर का जूस? टमाटर तो बहुत महंगे हैं बाजार में। वो फिर आप समझो, मैंने तो अपना काम कर दिया। गोपी शीला को घर लाया और उसे सुलाकर टमाटर तलाशने निकल पड़ा। मेरे पास रकम नहीं, और रकम नहीं तो टमाटर नहीं, और अब इसके साथ साथ किसान भी नखरे करेंगे। गोपी इस ख्याल के साथ चलता जा रहा था तो उसकी नजर एक ताजिर के घर के बाहर पड़े कूड़ेदान पर पड़ी। कूड़ेदान के अंदर एक सड़ा हुआ टमाटर पड़ा था। किसी से खैरात मांगने से अच्छा कि इस टमाटर के बीज निकालकर जमीन में बो देता हूँ। वक्त लगेगा पर अपने खुद के टमाटर होंगे। गोपी सड़ा हुआ टमाटर घर लेकर आया और टमाटर के बीज को जमीन में बिखेर कर सो गया। आधी रात को अचानक जमीन कांप उठी और गोपी और शीला की नींद टूट गई। लगता है जलजला आ गया है। नहीं, जलजला नहीं, खदान में धमाका हुआ है शायद। तुम सो जाओ। सुबह होने के बाद गोपी घर से बाहर निकला। बाहर आते ही उसकी नजर गई कि घर के सामने एक बहुत बड़ा टमाटर खड़ा था जो किसी पहाड़ के मानंद था। गोपी को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बुलंद आवाज में शीला को बुलाया। शीला बाहर आई और वो भी टमाटर देखकर हैरत ज़दा हो गई। अरे, कल ही बीज बोया और आज इतना बड़ा टमाटर पैदा हो गया। कुछ समझी शीला? रात को ना तो जलजला आया था और ना ही खदान में धमाका हुआ था। जमीन कांप उठी थी क्योंकि टमाटर गिरा था। देखते ही देखते खबर पूरे अजब नगर में फैल गई और बहुत बड़े टमाटर को देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गोपी हाथ में छुरा लेकर टमाटर को काटने लगा, मगर अफसोस छुरा ही टूट गया। या मेरे मालिक, ये टमाटर तो बड़ा सख्त है। अब रस कैसे निकालेंगे? तभी वहाँ ठेकेदार पहुँच जाता है। इतने बड़े टमाटर को देखकर ठेकेदार भी हैरत ज़दा हो जाता है। हुजूर, आज हम काम पर नहीं आ सकते क्योंकि हमें टमाटर का रस निकालना है। अरे गोपी, मैं तो बस शीला का हालचाल पूछने आया था।
लेकिन ये टमाटर देखकर मेरी भी हालत खराब हो गई। क्या तुमने टमाटर का रस निकाला या नहीं? कैसे निकालूं हुजूर? टमाटर इतना सख्त है कि छुरी भी काम नहीं कर रही। छुरी से काम नहीं चलेगा। मैं खदान से बोरवेल मशीन और कुछ टैंकर और पंप मंगा देता हूँ। बोरवेल मशीन से इसे ड्रिल करेंगे और वाटर पंप से सारा रस टैंकर में इकट्ठा कर लेंगे। फिर क्या था, ठेकेदार ने फोन घुमाया और सारा सामान हाजिर हो गया। बोरवेल मशीन को टमाटर पर चढ़ाया गया और टमाटर में सुराख किया गया। फिर टमाटर के सुराख में वाटर पंप डाला गया और पाइप को टैंकर में छोड़ दिया गया। पंप शुरू होते ही टमाटर का सारा रस टैंकर में इकट्ठा होने लगा और देखते ही देखते 20 टैंकर भर गए और टमाटर सिकुड़कर जमीन पर बैठ गया। 20 टैंकर रस निकला है गोपी। ये सुनकर गोपी हैरान हो गया। शीला, जिंदगी भर पिए तो एक टैंकर खत्म नहीं कर पाएगी, फिर 20 टैंकर रस का हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। ठेकेदार की बात खत्म होते ही एक कंपनी के अफसरान वहाँ पर आए और कहने लगे, मिस्टर गोपी, हम ललन सॉस कंपनी से आए हैं। हमारी कंपनी टमाटर सॉस बनाती है, उसके लिए टमाटर के रस चाहिए, इसीलिए हम आपके सारे टैंकर खरीद रहे हैं। जानते हो गोपी कि 20 टैंकर के कितनी रकम देने वाले हैं? पूरे 5 करोड़। गिनती सुनते ही शीला और गोपी बौखला गए। ये तो बहुत उम्दा बात है, लेकिन सारा रस आप ले जाएंगे तो मेरी शीला क्या पिएगी? क्यों मजाक कर रहे हो जनाब? जितना रस चाहिए उतना रस लिख लीजिए, लेकिन फिलहाल ये 5 करोड़ का चेक रख लीजिए अपने पास। ऐसा कहकर अफसर ने शीला और गोपी को 5 करोड़ का चेक दे दिया। इस तरीके से बड़े से टमाटर के रस ने शीला और गोपी की रूखी सूखी जिंदगी को रंगीन और रसीली बना दिया।